16th फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे। हमने हाइड्राइड्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। आपकी मैं बात कर रहा हूँ 16th फैमिली की। तो जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो सभी ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिनका जो जनरल फार्मूला है वो है EO2 या फिर EO3। यहाँ पर E क्या बता रहा है आपको, जो आपका 16th ग्रुप का जो मेंबर है, जैसे सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो इसमें ओजोन है और आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये तो सभी गैसें हैं, ठीक है। और जो सेलेनियम डाइऑक्साइड है ये क्या है, आपका सॉलिड है। रीज़न इसका सिंपल है, क्योंकि ओजोन और जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है इसमें वंडरवाल फोर्सेस हैं, ठीक है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद आती है जो इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये जो एक्ट करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह है, वो प्रॉपर्टी इनकी डिक्रीज़ होती है जब हम SO2 से किसकी तरफ जाते हैं, TeO2 की तरफ। ऐसा क्यों होता है? आप सभी को पता है कि जो 16th फैमिली है वो +2, +4 और +6, ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वो क्या होती रहती है, डिक्रीज़ होती रहती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सल्फ़र की बात करूं तो सल्फ़र की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू कौन सी स्टेट, +4, ठीक है। इस कारण जो आपका SO2 है वो एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये क्वेश्चन आ जाए अगर कि SO2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्यों काम करता है, तो इसका सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है किससे, +4 से ज़्यादा स्टेबल है। यदि मैं सल्फ़र डाइऑक्साइड में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहूँ तो वो कितनी आती है आपकी, +4, ये आपको पता है, ठीक है। सल्फ़र में +4 आएगी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या फ़र्क है? रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो हेल्प करता है अब किस में हेल्प करता है, रिडक्शन में, ठीक है। क्या करके, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। अगर कोई आपका एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, ठीक है। तो SO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो कौन सी स्टेट में जाने की कोशिश करेगा, +6 में। कैसे, क्या करके, इलेक्ट्रॉन को क्या करके, डोनेट करके। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये क्या होगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो अगर ये आ जाए क्वेश्चन कि SO2 आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों है, तो आंसर इसका सिंपल है, क्योंकि इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है किससे, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से। अब अगर मैं बात करूं TeO2 की, ठीक है। TeO2 है कैसा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये हेल्प करेगा किसमें, ऑक्सीडेशन में। अब TeO2 में जो Te है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, ठीक है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं 16 फैमिली में तो +6 की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये +4 से +6 में तो जाएगा नहीं, ठीक है। ये किस में जाने की कोशिश करेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट TeO2 की क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। Te की जो 2+ स्टेट है ये ज़्यादा स्टेबल है किससे, 4+ से। तो 4+ से 2+ में कैसे जाएगा, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये किस तरह एक्ट करेगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। क्योंकि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है। इसकी खुद की रिडक्शन होगी, लेकिन ये एक्ट करेगा किस तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। उसी तरह से EO2, इसके साथ साथ सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम एक और तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, वो है आपके EO3 टाइप के, ठीक है। जैसे सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड
और टेलुरियम ट्राई ऑक्साइड। अब ये जो नेचर है इनकी ऑक्साइडों की, ये है आपकी एसिडिक। ठीक है, यदि आप इन्हें वाटर में डिसोल्व करोगे तो एक एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा जो कि ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड कर देगा। इसके बाद आती हैं आपकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन्स। ठीक है, हेलोजन के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये 3 तरह के हैलाइड्स बनाते हैं, EX6, EX4 और EX2। ठीक है, EX2 में ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, EX4 में है +4 और EX6 में है +6। इस फॉर्मूले में आपका E आपका एलिमेंट है, ठीक है, और X के आपका हेलोजन है। द स्टेबिलिटी ऑफ द हैलाइड्स डिक्रीज इन द ऑर्डर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। इनका जो हेक्सा हैलाइड्स है, हेक्सा हैलाइड्स में जो आयोडाइड होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा और जो फ्लोराइड होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं SF6 और Si6, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है ज़्यादा, तो कौन सा स्टेबल होगा आपका SF6। फ्लोराइड ज़्यादा स्टेबल होंगे और आयोडाइड सबसे कम स्टेबल होंगे। ठीक है, इसमें से भी जो हैलाइड्स हैं, इसमें भी जो हेक्सा फ्लोराइड्स हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं। ठीक है, हेक्सा क्लोराइड भी बन सकते हैं, हेक्सा ब्रोमाइड भी बन सकते हैं, लेकिन इसमें जो हेक्सा फ्लोराइड्स हैं वो कैसे होंगे, सबसे स्टेबल होंगे। अब क्यों स्टेबल होंगे, इसका रीज़न है, जैसे अगर मैं बात करूं SF6, ठीक है, ये है आपका SF6। हेलोजन्स में फ्लोरीन का साइज होता है सबसे छोटा, जिसके कारण जो सल्फर है ये अपने चारों ओर 6 फ्लोरीन एटम्स को एकोमोडेट कर सकता है, रख सकता है। इसमें आपस में स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होती। ठीक है, जिसके कारण ये कंपाउंड क्या होते हैं आपके, स्टेबल। कौन से, हेक्सा फ्लोराइड्स। अगर मैं क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स की बात करूं तो उस केस में जो साइज होंगे इनके वो बहुत बड़े होंगे। ठीक है, साइज बड़े होंगे तो इनमें क्या होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, और स्टीरिक हिंड्रेंस होंगी तो ये क्या होंगे आपके, लेस स्टेबल होंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि SF6 ये सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है, तो इसका रीजन है सिंपल सा, इट इज़ ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। फ्लोरीन के छोटे साइज होने के कारण सल्फर या फिर दूसरे आपके 16 फैमिली के मेंबर 6 फ्लोरीन एटम को अपने चारों तरफ क्या कर सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं आपके अमंग टेट्रा फ्लोराइड्स की बात करूं मैं, ये ऊपर से हेक्सा फ्लोराइड्स की बात हो रही थी। अगर मैं टेट्रा फ्लोराइड्स की बात करूं तो SF4 आपकी गैस है, ठीक है, SeF4 आपका लिक्विड है और TeF4 क्या आपका सॉलिड है। रीज़न वही है आपका, वंडरवाल फोर्सेस। टेरुलियम का साइज़ बड़ा है, इसके कारण इसमें जो मैग्नीट्यूड होगा वंडरवाल फोर्सेस का, जो डिपेंड करता है साइज़ पर, वो भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होएगी हेक्सा फ्लोराइड्स में, वो होगी आपकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है, ये आपका सल्फर टेट्रा फ्लोराइड। तो मैंने आपको कह रखा कि यदि आपने हाइब्रिडाइजेशन देखनी है तो आप क्या कर लो, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो। तो 1 2 3 4 5, टोटल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सम कितना है, 5 है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपकी, sp3d। ठीक है, 1 और 3 4, 4 और 1 5। और जो स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है, वो कौन सी होगी आपकी, ट्राइगोनल बाइपायरा मिडल स्ट्रक्चर, ये आपने ध्यान रखना है। और जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी पोजीशन पे होगा आपका, इक्विटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, ये आपकी 3 इक्विटोरियल पोजीशंस होती हैं। ठीक है, और ऊपर नीचे ये कौन सी पोजीशन होती हैं आपकी, एक्सियल्स। ठीक है, एक्सियल पोजीशन। उसी तरह से ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डाइक्लोराइड्स और डाई ब्रोमाइड्स भी बनाते हैं, ठीक है। और जो डाई हैलाइड्स हैं उनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होएगी वो कौन सी होगी आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है आपकी टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो अगर मैं SeCl2 की बात करूं, SeCl2, ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। तो उसी तरह से काउंट करो 1 2 3 4, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर 4 हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसी तरह से मोनोहेलाइड्स हैं जिसमें सिंगल हेलोजन होगा, उनकी नेचर होगी आपकी डाइमेरिक, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होंगे, जैसे कि आपका H2F2, इसमें दो मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं SF के, ठीक है। जो डाइमेरिक हैलाइड्स हैं ये कौन सी रिएक्शंस देते हैं आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो। तो यहाँ पर सेलेनियम की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। इसके बाद आता है आपका दो क्वेश्चन हैं, H2S इज एसिडिक लेस एसिडिक देन H2TE। तो इसका रीज़न हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि जो H2S है उसमें जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो कैसी है, ज़्यादा है, ठीक है। बॉन्ड मुश्किल से टूटता है H2S का, जिससे H पॉजिटिव जो रिलीज़ होता है वो डिफ़िकल्ट से होता है, ठीक है, मुश्किल से होता है। तो ये क्या होगा आपका लेस एसिडिक होगा, क्योंकि हमें पता है अगर आसानी से H पॉजिटिव रिलीज हो जाए तो वो क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। उसके बाद आता है आपका लिस्ट द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सल्फर। सल्फर जो मेनली मिलती है वोल्केनो जब फटते हैं, ज्वालामुखी जब फटते हैं तो वहाँ से जो गैस रिलीज होती है उसमें जो मेन जो आपका एलिमेंट पाया जाता है वो क्या होता है आपका सल्फर। उसी तरह से डिफरेंट ओर्स हैं, जैसे गैलेना है आपका, ठीक है, उसमें भी क्या होता है आपका सल्फर होता है। उसी तरह से जो डिफरेंट सल्फेट्स हैं उसमें भी क्या पाया जाता है आपका सल्फर, जैसे सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इन सब में क्या होता है सल्फर होता है। वाई H2O इज़ लिक्विड एंड H2S इज़ गैस। तो इसमें भी जो रीज़न है वो सिंपल ही है कि जो वाटर है उसमें कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसमें सिंपल कैसे फोर्सेस हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेस। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड आता है आपका, वो है आपका डाई ऑक्सीजन, ठीक है। इसकी प्रिपरेशंस की रिएक्शंस आपको याद करनी है, ठीक है। तो डाई ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय द फॉलोइंग वेज, ठीक है। फर्स्ट वे है बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग साल्ट, ठीक है, जैसे क्लोरेट, नाइट्रेट या आपका परमैंगनेट्स, ठीक है, जिनमें क्या प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। जैसे आपका पोटेशियम क्लोरेट है ये, तो पोटेशियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड, तो पोटेशियम क्लोराइड और साथ में क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन। सेकेंड रीज़न है आपका, सेकेंड मेथड है बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। मेटल के ऑक्साइड्स को भी यदि आप क्या करोगे, हीट करोगे, तब भी क्या रिलीज होगी आपकी ऑक्सीजन गैस। जैसे आपका सिल्वर ऑक्साइड है, मर्क्यूरी ऑक्साइड है, ठीक है, लेड ऑक्साइड्स हैं, ये अलग अलग स्टेट में है आपकी। तो इनको भी जब आप क्या करोगे, हीट करोगे, तो कौन सी गैस रिलीज होगी आपकी, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट मेथड है, ये हमने +1 में पढ़ा है कि यदि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ पर एक कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फॉर्मूला है H2O2, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, ये आपने ध्यान रखना है। यदि हम इसको हीट करते हैं, ये बहुत ही अनस्टेबल है, अगर हीट करोगे तो ये डिकम्पोज हो जाता है और क्या देता है, वाटर और प्लस कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है ये भी हमने +1 में पढ़ा है,
कि लार्ज स्केल पर अगर आपको प्रिपेयर करनी है ऑक्सीजन तो हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस का। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या करते हैं, वाटर में करंट पास करते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर मिलती है आपको, और जो ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ पर मिलती है, एनोड पे। यदि आपको इसको डिस्क्रिप्शन इसकी देखनी हो तो आप +1 की बुक में इसको देख सकते हैं। तो इंडस्ट्रियली हम एक और मेथड है डाइऑक्सीजन को प्रिपेयर करने का। सबसे पहले हम एयर लेते हैं, एयर में से क्या रिमूव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के वेपर्स। उसके बाद हम इसको कर देते हैं लिक्विफाई, लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और फिर हमें क्या मिलती है, डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन। हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था जब हमने नाइट्रोजन की प्रिपरेशन करी थी 14th फैमिली में। ठीक है, तो इसको आप देख लेना। अब प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं इसकी। डाइऑक्सीजन के बारे में आप जानते ही हो, ये कलरलेस है और ओडोरलेस है। ठीक है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लगभग 3.08 सेंटीमीटर क्यूब इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। यदि आप 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर लो तो उसमें से केवल 3.08 सेंटीमीटर क्यूब ही ये क्या होती है, उसमें डिज़ोल्व होती है। ठीक है, तो वाटर एट 293 केल्विन पे है ये। ठीक है, सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है अलग अलग टेम्परेचर पर, विच इज़ जस्ट सफिशेंट फॉर द वाइटल सपोर्ट ऑफ मैराइन एंड एक्वाटिक लाइफ। ये ज़रूरी होती है, जो ऑक्सीजन घुली होती है पानी में, ये ज़रूरी होती है जो आपकी मछलियाँ हैं या फिर जो जलीय जीव हैं या एक्वाटिक लाइफ है, पेड़ पौधे हैं जो उसमें, उनके लाइफ के लिए। इट लिक्विफाई, लिक्विफाई का मतलब हम इसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन गैस को, कब, एट 90 केल्विन। ठीक है, अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहो तो इसमें से 273 ये माइनस कर दो। ठीक है, तो जितनी भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, इसका लिक्विफिकेशन टेम्परेचर आएगा। ठीक है, एंड फ्रीजेज का मतलब जम जाती है 55 केल्विन पर। ठीक है, और अगर टेम्परेचर डाउन करोगे तो 55 केल्विन पर क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। इसके 3 आइसोटोप हैं, कौन कौन से, ऑक्सीजन 16, 17 एंड ऑक्सीजन 18। ऑक्सीजन की जो नेचर है वो है पैरामैग्नेटिक। ये हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में किया था +1 में। पैरामैग्नेटिक करेक्टर कब होता है, जब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट होते हैं तो वो कैसा करेक्टर होता है, वहाँ पर पैरामैग्नेटिक करेक्टर होता है। अब हम अगर इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो जो डाई ऑक्सीजन है वो लगभग सभी से रिएक्ट करता है, चाहे वो मेटल्स हों चाहे वो नॉन मेटल्स हों। ठीक है, कुछ मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम, और कुछ नोबल गैसेस के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करता। जो इसका कम्बिनेशन होगा जब ये रिएक्ट करता है डिफरेंट एलिमेंट से, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। इसीलिए इसे हम कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, जितनी भी इसकी रिएक्शंस मिलेगी उसमें जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इसमें क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, जो कि हेल्प करती है रिएक्शन को चलते रहने में। जैसे आग है, कोयला है, कोयले को एक बार स्टार्ट कर दो तो वो क्या होती रहती है, रिएक्शन फिर दोबारा स्टार्ट होती है, वो बुझती नहीं है। ठीक है, लगातार चलती रहती है। तो हमें शुरू में थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है, उसके बाद रिएक्शन क्या होती रहती है, अपने आप चलती रहती है। जैसे कि टू इनिशिएट द रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए सम एक्सटर्नल हीटिंग इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, कुछ हीट देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है, क्योंकि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज़ हाई, 493.4 किलोजूल पर मोल। ठीक है, ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है
ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में हमें क्या करनी पड़ती है, थोड़ी सी उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है कि इसका बॉन्ड टूटे और एनर्जी रिलीज़ हो, और एनर्जी रिलीज़ होने के बाद वो रिएक्शन को आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस हैं, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और आपके कंपाउंड्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्शंस है ऑक्सीजन की। जैसे यहाँ पर कैल्शियम की रिएक्शन है ऑक्सीजन से, कैल्शियम ऑक्साइड, अधिकतर आपके ऑक्साइड्स ही बनेंगे, ठीक है। मेटल जब आप की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। उस तरह से एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। ये नॉन मेटल है आपका फॉस्फोरस, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाएगा। कार्बन आपका नॉन मेटल है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा इसमें। जिंक सल्फाइड, ठीक है, ZnS, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, ये और है जिंक का, ठीक है, ये बनाएगा आपका जिंक ऑक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज होगी, सल्फर डाइऑक्साइड। मीथेन है आपकी। हाइड्रोकार्बन जब भी जलेंगे ऑक्सीजन में, ठीक है, तो वो क्या देंगे आपके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये आपने ध्यान रखना है, हाइड्रोकार्बन जब भी जलेंगे, जब भी बर्नट होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे विल ऑलवेज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सम कंपाउंड्स आर कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। कुछ रिएक्शंस होती हैं कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, जैसे वैनेडियम पेंटाऑक्साइड और कॉपर क्लोराइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड इनकी ऑक्सीडेशन है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और आपका जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो क्लोरीन में। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इसके यूज़ है, ठीक है। ये बात तो आपको पता ही है कि रेस्पिरेशन में इसका प्रयोग किया जाता है, सांस लेने में, ठीक है, और कंबशन प्रोसेसेस में, जहाँ पर किसी चीज़ को जलाना हो तो वहाँ पर हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी तरह से ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग में, ठीक है, जहाँ आप मेटल्स को वेल्ड करते हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन का। उसी तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स, पार्टिकुलरली स्टील की प्रिपरेशन में हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर्स का यूज़ हॉस्पिटल्स में भी हो जाता है, यूज़ करते हैं। हाई एल्टीट्यूड पर भी इसका यूज़ करते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई। जो पर्वतारोही हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन ले जाते हैं, ठीक है। द कंबशन ऑफ फ्यूल्स, ईंधनों के जलने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उसी तरह से हाइड्रोजन्स इन लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड ट्रिमेंडस थ्रस्ट इन द रॉकेट, ठीक है। तो रॉकेट में भी हाइड्रोजन्स का प्रयोग होता है ऑक्सीजन में मिक्स करके, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, रॉकेट को थ्रस्ट, धक्का प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ये इन्हें आप कर लेना, ठीक है। ये मेटल हैं सभी के सभी, ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या प्रोवाइड करेंगे, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें से जो प्लेटिनम है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो ये डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है। उसी तरह से आपका यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, अभी बताया था आपको, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम इसका जो दूसरा कंपाउंड है ओजोन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।